नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के प्रश्न और यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रश्न रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे और कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और इसमें हिंदी भी मैं आपको साथ में लेकर चलूँगा और कुछ इसमें जो मैथ के प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल में रहेंगे सारे प्रश्न आपको, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी तो ट्रिक से भी आपको समझा दिया जाएगा, साथ ही साथ याद करवाते आपको चला जाएगा और ये 100 MCQ लगभग आपके रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्तावक कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू कौन थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारे सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे। अब हम डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक, जो कि अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था, इसमें बैठक में हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत जो है छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक, एक मैदान का नाम है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की औपचारिक कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो हमारे एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब डिटेल की बात करते हैं। देखिए, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ये कई जगह पूछा गया है, तो आपको यहाँ से इतना ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा, इसका अर्थ था कि मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। अगला प्रश्न है, अगला हमारा पॉइंट है, यह भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव थी जिसने आगे चलकर देश के बंटवारे की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था। तो कौन से काकोरी जो ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक यहाँ से उत्तर का भगत सिंह। इसमें जो भगत सिंह जो शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों जो है शामिल थे। अब देखिए काकोरी ट्रेन डकैती है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, काकोरी जो ट्रेन कांड है, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिए गए है यूपी सरकार द्वारा, नाम बदलकर इसका। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को एक क्रांतिकारी कार्रवाई थी जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने अंग्रेजों के खजाने को लूटने के लिए एक ट्रेन को लखनऊ के पास यानी काकोरी स्टेशन पर रोका। ठीक है, और इस योजना के प्रमुख रूप से शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और रतन लाहिड़ी, इसमें आदि ये लोग शामिल थे। ठीक है, भगत सिंह उस समय केवल 16 वर्ष के थे और HRA से जुड़े नहीं थे, वो काकोरी ट्रेन में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसी संगठन के नाम के बाद HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी से जुड़कर क्रांतिकारी की गतिविधि की। तो भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, मैंने आपको बताया। अगला है, दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो किस वंश के शासक ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस वंश के शासक ने, तो हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसने, ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश के शासक ने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देखिए, इसका संक्षिप्त विवरण है आपके सामने, डिटेल हर एक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका रिवीजन देखिए 1 महीना रह गया है, तो आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने करवाया था। यह स्तंभ मूलतः मध्य प्रदेश के उदयगिरी में स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया। तो ये मध्य प्रदेश में था, वहाँ से इसको दिल्ली लाया गया। इसकी विशेषता यह थी कि 1500 साल से भी अधिक बीत जाने के बावजूद इसमें जंग यानी कि रस्ट नहीं लगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान है। तो कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म में भी समान देखने को मिलती है और जैन धर्म में भी ऐसी विशेषता है जो दोनों में समान रूप से देखने को मिलती है। तो पहला इसका सही उत्तर होगा, केवल वे लोग जो अपने घरों को छोड़ देते थे वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। तो ये बात जो है दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कही गई है। अगला है, 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित था। जिसका हिस्सा थे, इसको कहा जाता था 34वीं नेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा 1 से उत्तर हो जाएगा। देखिए, मंगल पांडे 1857
के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं, तो क्योंकि इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। यह विरोध उस समय दिए गए एनफील्ड रॉयल पॉइंट के कारतूसों को लेकर था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी जो होने की अफवाह थी, जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावना के खिलाफ था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगला, सूरसेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सूरसेन निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर चटगांव जो शास्त्रागार छापा था इससे संबंधित थे। देखिए सूरसेन के बारे में अब हम जानते हैं। ये है क्या चटगांव? देखिए सूरसेन जिन्हें प्यार से मास्टरदा भी कहा जाता है, ये बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। सूरसेन थे बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश भारत के खिलाफ चटगांव जो कि बांग्लादेश में है शस्त्रागार पर एक धावा बोला था। उनका उद्देश्य था क्या? हथियार कब्जे में लेना। उनका उद्देश्य था कि शस्त्रागार से क्या हथियार हम निकाल के ले लेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या लड़ाई करेंगे उन्हें हथियारों से। ठीक है, संचार व्यवस्था का ठप करना, अंग्रेजी शासन को अस्थायी रूप से बंद कर देना, इनके कुछ मुख्य कैसे उद्देश्य थे। यह योजना बहुत ही साहसी थी लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। सूरसेन को 1933 में पकड़ लिया और 12 जनवरी जो है 1934 को फांसी दे दी गई। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों में एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो कहाँ किया था? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा बी.डी. सावरकर। क्या होगा? बी.डी. सावरकर। तो 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर कहा जाता है, इन्होंने की थी। तो अभिनव भारत की पूछी जाती है इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह संगठन एक गुप्त क्रांतिकारी दल था जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को हिंसात्मक उद्देश्य से समाप्त करना। यह संगठन पहले मित्र मेला के नाम से शुरू हुआ था और बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। तो मित्र मेला पूछे या अभिनव भारत पूछे तो बी.डी. सावरकर आपको इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकार किया गया था? तो किस में किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बॉम्बे में किया गया था। कहाँ? बॉम्बे में किया गया था। तो 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे जो कि मुंबई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने इसमें ऐतिहासिक नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, क्विट इंडिया और करो और मरो का भी नारा दिया था, डू और डाई। अगला, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इनके द्वारा कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या होगा? सिंगापुर में किया गया। कहाँ? ये सिंगापुर में किया गया। देखिए संक्षिप्त विवरण है आप सभी के सामने। हर एक प्रश्न में आपको डिटेल इसलिए देखने को मिल रही है कि आपके पास समय कम है। एक प्रश्न के साथ 3 से 4 प्रश्न आपको कंप्लीट होते चले। ठीक है, 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इसी दिन नेताजी ने स्वयं को इस सरकार का प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री घोषित किया। यह जनता सरकार जापान, जर्मन, इटली आदि देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी। उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनके बारे में था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है? तो कौन सी हवा जो कॉफ़ी के फूलों में? तो मंजरी वर्षा। क्या? मंजरी वर्षा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। ठीक है, अगला है, एनोर पत्तन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो एनोर पत्तन एक बंदरगाह का नाम है। ये किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए शॉर्ट नोट देखिए, एनोर पत्तन स्थान तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के उत्तर में। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो यहीं स्थित है। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 2001 में। ठीक है, और वर्तमान नाम इसका क्या है? कामराजार पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह था। मुख्य रूप से कोयला, लिक्विड कार्गो, कंटेनर आदि की ढुलाई करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? इनकी
जो जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा? बनिहाल। ठीक है, अगला है देखिए, यह अब सबसे पहले आप समझ लीजिए दर्रा क्या है, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। जो दर्रा जिन्हें माउंटेन पासेस कहा जाता है, इंग्लिश में माउंटेन पासेस, ये देखिए दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच एक संगरीली पथरीली रास्ता, उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो यह जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा एक साइड जम्मू घाटी है और उस कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। तो जो पीर पंजाल पर्वतमाला वहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 2832 किलोमीटर है, मीटर है। ठीक है, आधुनिक समय में इस दर्रे के नीचे बनिहाल टनल बनाई गई, जो सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से जोड़ती है। यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी कि नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। अगला है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? तो किस शहर में किए गए थे? तो इस शहर का नाम था कराची। क्या नाम था? कराची। देखिए, एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए क्या समझौता था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची, पाकिस्तान में हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि को विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था। जो विश्व बैंक था हमारा, इसकी क्या कर रहा था? ये मध्यस्थता कर रहा था। ठीक है, भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आयूब खान थे। ठीक है, इसके तहत पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब और पाकिस्तान को और पूर्वी नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी भारत को दी गई। तभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, जो पुलवामा में जो भी अटैक हुआ था पहलगांव में, उसके चलते जो सिंधु जल समझौता, यही सिंधु जल समझौता था जिसको जो मोदी सरकार ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। अगला है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार और खुलेपन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष में की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1978 में किया था। अगला है, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? जो मुद्रा नोट है कौन? तो आप सभी को पता है RBI करता है। ये हमारा बैंकों का बैंक है। क्या? RBI जो है ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रुपये 2 रुपये से और उसके सभी ऊपर नोटे जो नोट जारी करता है। 1 रुपये का नोट RBI जारी नहीं करता, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। और 1 रुपये के नोट में वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। केवल 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि ये सिक्कों के समान माना गया है। ठीक है, नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये को छोड़कर। 1 रुपये में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, मैंने आपको बताया। RBI को 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत सौंपा गया और उसकी स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, RBI की स्थापना। ठीक है, अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो कौन पूरा करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और 2 की उपभोक्ताएं वस्तुएं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 1960 और 61 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि विकास से। ठीक है, ये क्या है? कृषि विकास से संबंधित है। अगला है, भारत के संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय निम्नलिखित की सूची में सम्मिलित है। तो सार्वजनिक हो गया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी किस विषय में सम्मिलित है? तो यहाँ से उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, राज्य सूची में सम्मिलित है। किसमें? राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वह हैं। तो क्या है वो? अगर वह राज्यसभा के सदस्य हैं तो उसमें भाग नहीं ले सकते अपने अविश्वास के मतदान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय पर से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, 9वीं अनुसूची राज्यों की परिषद राज्यसभा की, ये नहीं, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, ना कि ये है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला है, सांसद शब्द को संदर्भित करता है। जो सांसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय विधायिका को ये क्या करता है? संदर्भित करता है। अगला है, भारत के संविधान का पहला जो संशोधन नियम में आया था, तो किस संशोधन में आया था? जो भारत का पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में, किस नियम के अंतर्गत आया था? ये पूछा रहा था। 1951 के अंतर्गत आया था और पहला संशोधन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के
तापीय आधार पर आधारित नहीं है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर 14 माइक्रोवेव यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो एक पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे? सेल्यूलोज से निर्मित होती है, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है, इसमें से कौन से पारे का शुद्ध जो है पारे में मिश्र धातु है? तो कौन से पारे में जो है मिश्र धातु है? तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 अमलगम। क्या होगा? अमलगम। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए, अब कुछ मिश्र धातुओं को आप समझ लीजिए। जैसे आपको पीतल बनाना है तो तांबा और जस्ता मिलाएंगे तो पीतल का निर्माण होगा, जिसे ब्रॉस कहते हैं। ठीक है, अगर आपको निक्रोम बनाना है तो निकल, क्रोमियम और लोहा इसको अनुपात में मिलाएंगे तो इससे होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बनाना है तो सोना और चांदी। अगर आपको अलगम तो पारा और अन्य धातु मिला के जो है अमलगम बनाया जाता है। ठीक है, अगला है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, यानी कि बस जो चल रही है वो एक यात्री उसको आगे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, जब बस अचानक रुक जाती है इसकी व्याख्या द्वारा रचित कीजिए। तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम है और क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन के पहले नियम द्वारा। क्या है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा। अगला है, डीएनए उंगली छापी जनक के नेता कौन थे? तो जनक कौन थे? डीएनए उंगली छापी के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे एलन जेफ्रेयस। कौन थे? एलेन जेफ्रेयस। भा प्लस पति की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि क्या होगी? तो भास्पति होगी। क्या होगी? भास्पति। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित अर्थ प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, देखिए अब हिंदी आ गई हमारी, कुछ हिंदी क्वेश्चन भी रहेंगे। तो यहाँ से सही उत्तर का सिर से पांव तक, तो इसको क्या कहेंगे? अपाद मस्तक, सिर से पांव तक इसको कहेंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म सकट के निरीक्त हैं? यानी कि सकट और सकट तो किसके? यहाँ से उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मचान और बैलगाड़ी। यानी कि सकट कहते हैं मचान को और सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। आप लोग इसको देख लीजिए। अगला है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े परदेश। आप मियाँ जी मांगते द्वार और खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपको सामने लोकोक्ति दी गई, इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर 2 किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण जो नामक ग्रंथ है इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर 2 आचार्य विश्वनाथ। कौन है? आचार्य विश्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से 2 इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, अगला है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये हांगकांग को दिया गया था। क्योंकि इनको हांगकांग को दिया गया था। अगला है, भारत में किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो महिला एशियाई जो चैंपियंस ट्रॉफी किस देश को हराकर? तो चीन को हराकर जीती। किसको? चीन को हराकर जीती। ठीक है, देखिए करंट के क्वेश्चन है भी, मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको इनको सब याद रख करके चलना है। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? श्री संदीप ने जीता। किसने? श्री संदीप सागवान ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? ये अभी ही मनाने की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न बन जा रहा है। ठीक है, तो 31 दिसंबर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कोई भी पेपर देंगे तो ये जरूर पूछेगा, क्योंकि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला है, 2024 में फेमिना मिस वर्ल्ड का ताज किसने जीता? तो फेमिना मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने। किसने? निकिता पोरवाल ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर किस खेल से थी? तो दीपा कर्माकर थी हमारी जिम्नास्ट से। कहाँ से? जिम्नास्ट से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय संकल्प दिवस तो ये मनाया जाता है हमारा 31 अक्टूबर को। ये सारे प्रश्न जो है ये कौन से प्रश्न? ये सारे प्रश्न आपको जीके के हैं। देखिए पहले मैंने आपको हिस्ट्री करवाई, फिर हिंदी करवाई,
जीएस भी आपको कंप्लीट हो गई। अब ये जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, ये जीके के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2024 पुरुष बैलोन डी'ओर किसने जीता? ये अवार्ड का नाम है। तो ये अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोड्री ने जीता। कि रोड्री ने जीता। अगला है, डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? तो डोमिनिकन गणराज्य द्वारा, जो जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, तो डोमिनिकन गणराज्य एक देश है, वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो कि दिया गया है? तो इनको नाम पर ही आपको होगा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही उत्तर होगा, पीएम मोदी को दिया गया है। अगला है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ये नियुक्त किया गया एस गोपाल कृष्णन को। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है शारदा नहर है। तो ये आपको विशेष रूप से याद करके चलना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? तो किस देश ने? तो जर्मनी ने दी थी। किसने? जर्मनी ने दी थी। अगला है, आनंद मठ पुस्तक द्वारा लिखी गई। आनंद मठ पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो आनंद मठ पुस्तक है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? तो आप उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ में हुई। ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा सही उत्तर होगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने पुस्तक लिखी? जो गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा गोविंद राव फुले ने लिखी थी, इन्होंने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम है ये भारत में 1961, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 है, 1961 में ये पारित हुआ। तो याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सी? अनाईमुड़ी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगला है, 1929 में इसमें से किसने खुदाई खिदमतदार संगठन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? तब गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था भीमदेव। कौन था? भीमदेव। ठीक है। अगला है, बंगाल का कौन सा शासक सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? तो कौन खड़ा था? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बिपिन चंद्र पाल। कौन? बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ से हमारे जो प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपके लिए एक मॉक टेस्ट है, आपने कितना ध्यान से पढ़ा वो आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, किस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको उत्तर आपको कमेंट में देना है, ये आपकी जो है गंभीरता को दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी आपको, इसका उत्तर भी आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसके साथ अगर वीडियो आपको कामफुल या फिर आपको अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था ज्ञान संगम, वो पूरी तरह हैक हो चुका है और वो जो उसमें मेहनत थी मेरी बर्बाद हो चुकी है। अब जो मैंने ज्ञान दर्पण जो है जिसमें आप ये वीडियो देखेंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो लोगों को जो है बहुत दूर दूर तक आपको पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।